फिल्म की शुरुआत में हम एक छोटी सी बच्ची को एक बॉल के साथ खेलते हुए देखते हैं। अचानक उसकी गेंद अपने आप हवा में उड़ने लगती है और तभी हम उसके पीछे एक आत्मा को देखते हैं जो उसके घूमते ही नॉर्मल हो जाती है। फिर वो आत्मा उस बच्ची के साथ खेलने के बहाने उसका हाथ पकड़कर उस पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और तभी उस छोटी सी बच्ची की नींद खुल जाती है। मतलब वो सिर्फ एक ख्वाब देख रही थी। दूसरे ही सीन में हमें एक हिल स्टेशन में एक ईशा नाम की लड़की के मर्डर की न्यूज सुनाई जाती है जिसे किसी ने बहुत बेरहमी से मार दिया था। एक छोटी सी लड़की की हत्या के बाद वहाँ के लोग बहुत गुस्से में थे और ये जानना चाहते थे कि उस बच्ची का मर्डर किसने और क्यों किया था। पुलिस उस बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है जहाँ डॉक्टर बताता है कि उस बच्ची के साथ कोई गलत काम नहीं हुआ, ये सिर्फ एक चोरी के लिए रैंडम मर्डर है। दूसरे दिन पुलिस मोहन को ईशा के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लेती है जो ईशा का पड़ोसी होता है। मोहन पुलिस को अपने स्टेटमेंट में बताता है कि उसे लॉटरी टिकट खरीदने का शौक था जिसकी वजह से वो ईशा की माँ से कभी कभी पैसे भी लेता था। एक दिन उसने देखा कि ईशा की माँ ने ईशा को सोने की बालियां और सोने का चेन दिया है जिसे देख उसके दिल में लालच जाग गई। ईशा को वायलिन बजाने का शौक था जिसकी वजह से वो दोपहर को वायलिन सीखने जाती थी। मौका देखकर उसने ईशा के गहने चुराने के लिए ईशा को मार दिया और वहां से भाग गया। और जब वो ईशा की लाश को ठिकाने लगाने जा रहा था तब एक जंगली कुत्ते ने उसका पीछा किया जिसकी वजह से वो ईशा की लाश को वहीं छोड़कर भाग गया। मोहन वहां के एक बहुत ही नामी डी स्टेट के ऑनर मानिक के यहाँ काम करता था और जब मानिक को ये पता चला तो वो बहुत गुस्से हो गया और पुलिस स्टेशन जाकर मोहन को मारने लग गया। फिर पुलिस और मानिक की बातचीत से हमें ये पता चलता है कि मानिक यहाँ नहीं रहता और उसकी पत्नी से तलाक भी हो चुकी है जो अब उसके साथ नहीं रहती। वहाँ के रहने वाले लोग मोहन की इस हरकत से बहुत नाराज थे जिसकी वजह से मोहन को पुलिस प्रोटेक्शन में रखा गया। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये एक सिंपल केस है जो अब सॉल्व हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है और बहुत से राज खुलने बाकी हैं जिसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। फिर हमें 3 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है। वहाँ मानिक की बीवी सुनीता अपने माता पिता और उसकी छोटी बेटी जिसका नाम एंजल है वो उस शहर में एक बंगले में रहने जा रहे थे जिसे उन्होंने मानिक से कोर्ट केस करके जीता था और एंजल वही छोटी बच्ची थी इसे हमने फिल्म के शुरू में खेलते हुए देखा था। मानिक की पहली बीवी मर चुकी थी और वो अपनी बेटी के साथ रहता था और सुनीता मानिक की दूसरी बीवी थी। खैर अब वो लोग उस बंगले में रहने लगते हैं जहाँ एंजल एक जंगल की तरफ चले जाती है और काफी देर होने के बावजूद जब एंजल नहीं मिलती तो ये लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं और सुनीता को आखिर एंजल मिल जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि एंजल शांत रहने लग गई है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। रात को एंजल एक वायलिन बजा रही होती है जिसे देख सुनीता चौंक जाती है क्योंकि इससे पहले एंजल ने कभी वायलिन नहीं बजाया था और वो बजा भी काफी अच्छा रही थी। सुनीता को लगता है कि वायलिन बजाना एंजल का कोई छुपा हुआ टैलेंट है। फिर सुनीता और एंजल सो जाते हैं। आधी रात को एंजल एक डॉल को हवा में देखती है तो उसे लुभा के घर के बाहर ले जाती है और एक आत्मा उस पर हमला कर देती है, लेकिन ये भी उसका एक ख्वाब था। लेकिन इससे एंजल बहुत डर जाती है। दूसरे दिन सुनीता की मम्मी चर्च के एक फादर को लेकर आती है जो एक डोंगी टाइप का होता है। वो फादर भूत भगाने का नाटक करते हुए एंजल के रूम में चले जाता है जहाँ वो आत्मा अपना असली रूप दिखाती है और उस डोंगी बाबा को हवा में उड़ा देती है। ये देखकर वो फादर इतना डर जाता है कि उसी वक्त वहाँ से भाग जाता है। फिर वो लोग एंजल को लेकर एक साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं जो उन्हें इम्तियाज के बारे में बताता है जो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर है। फिर हमें इम्तियाज का एक YouTube इंटरव्यू दिखाया जाता है जहां वो आत्मा की दुनिया और हमारी दुनिया के बारे में बताता है कि आत्माएं एक स्पेसिफिक वेव की वजह से हमारी दुनिया में आती हैं और उसी वेव की मदद से हमसे कम्युनिकेट करती हैं, अपने होने का एहसास दिलाती हैं। दूसरे दिन ये लोग इम्तियाज को अपने घर बुलाते हैं। इम्तियाज जैसे ही उस बंगले के अंदर कदम रखता है उसे एक तेज एनर्जी और स्ट्रॉन्ग वेव का एहसास होता है जिससे वो समझ जाता है कि इस घर में एक बुरी आत्मा है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। फिर इम्तियाज एंजल के कमरे में जाता है। हाँ, एंजल में बसी आत्मा उन पर हमला कर देती है। इम्तियाज किसी तरह एंजल को संभालता है और अपनी शक्ति से उसको शांत कर देता है। इसकी वजह से एंजल एक काले रंग की उल्टी करती है तो देखते ही देखते हवा में गायब हो जाती है, जिसका मतलब था कि वो आत्मा एंजल के शरीर को छोड़कर चले गई है, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। फिर सुनीता से मिलने DSP योगेश आता है जो कि मानिक का दोस्त होता
है। और सुनीता की बातों से हमें ये पता चलता है कि योगेश मानिक के सभी इलीगल काम में पार्टनर है, मतलब मानिक कोई अच्छा इंसान नहीं था। तो योगेश सुनीता से बात करके वहाँ से चला जाता है और सीन यही कट हो जाता है। फिर हमें मानिक की बेटी अनीता को दिखाया जाता है जो एक हॉस्टल में रह रही है। हॉस्टल की वार्डन जो कि एक सिस्टर होती है अनीता को बताती है कि आज से उसकी एक रूममेट उसके साथ रहेगी, जिसे सुनकर अनीता खुश हो जाती है और उसी शाम को अनीता की रूममेट आ जाती है और दोनों बातें करने लग जाती हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि सिस्टर अनीता को कॉल लगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अनीता की रूममेट उस कॉल को कट करके मोबाइल ऑफ करके साइड पे रख देती है और हम समझ पाते हैं कि वो वही आत्मा है जो अब अनीता के पास पहुंच चुकी है। अब ये आत्मा एंजल को छोड़कर अनीता के पास क्या कर रही है और उसका मकसद क्या है ये हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो उस रात अनीता सो जाती है तो आत्मा उस पर हमला कर देती है, लेकिन अनीता किसी तरह अपनी जान बचाकर उस कमरे से बाहर भाग जाती है जहाँ उसे सिस्टर मिलती है। अनीता डरते हुए सिस्टर को सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर सिस्टर बताती है उसकी रूममेट किसी वजह से आज नहीं आ पाई, वो कल आएगी। और यही बताने के लिए सिस्टर ने अनीता को कॉल भी की थी। यह सुनकर अनीता डर के मारे बेहोश हो जाती है। फिर सिस्टर और हॉस्टल वाले अनीता को हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। उस वक्त मानिक शहर से बाहर होता है तो सुनीता हॉस्पिटल जाकर अनीता को अपने बंगले में लेकर आती है उसकी देखभाल के लिए। उनके फ्लैशबैक से हमें ये पता चलता है सौतेली माँ बेटी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। सुनीता तो अनीता को अपनी बेटी जैसी मानती है, लेकिन अनीता उसे कुछ खास पसंद नहीं करती। लेकिन अब अनीता बड़ी हो चुकी है और सुनीता को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी हमें दोनों में थोड़ी दूरियां साफ साफ दिखाई देती हैं। खैर फिर रात को सभी सो जाते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि वो आत्मा अनीता पर हमला करके उसे अपने काबू में कर लेती है। दूसरे दिन सभी को अनीता घर से बाहर मिलती है, जिसे ये लोग अंदर ले आते हैं। और जब अनीता को होश आता है उसे कुछ याद नहीं रहता। फिर मानिक सुनीता के बंगलो अनीता को लेने आ जाता है। सुनीता नहीं चाहती थी कि अनीता जाए, लेकिन अनीता कहती है कि उसे जाना ही होगा। और यहाँ हम अंदाजा लगाते हैं वो आत्मा शायद किसी तरह मानिक तक पहुँचना चाहती है। इसकी वजह से उस आत्मा ने सबसे पहले एंजल को अपने काबू में किया था, लेकिन जब उसे पता चला कि मानिक का सुनीता से तलाक हो चुका है और ये लोग एक साथ नहीं रहते, तो वो आत्मा एंजल को छोड़ अनीता को अपने वश में कर लेता है। अब मानिक अनीता को अपने घर में ले जाता है जहाँ मार्गरेट उनका स्वागत करती है, जो इस घर की केयर टेकर होती है। रात को वह आत्मा मार्गरेट को अपना भयानक रूप दिखाकर डरा देती है और वो मार्गरेट दूसरे दिन वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मानिक बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि जब वो अनीता को अपने घर लेकर आ रहा था उसने अनीता के अंदर एक आत्मा को देखा था जो दूसरे ही वक्त गायब हो गई थी और आते वक्त उसकी कार के टायर्स भी पंचर हो चुके थे, जिसमें से काला लिक्विड जैसा कुछ निकल रहा था। ये सब सोच ही रहा था कि तभी मोहन की पत्नी वहाँ आ जाती है। इसे देखकर मानिक चौंक जाता है, उसे लेकर वहाँ से अपनी कार में निकल जाता है। जाते वक्त कार में मोहन की पत्नी 25 लाख मांगती है, जिसके जवाब में मानिक बताता है कि उसने डील के मुताबिक पहले ही 10 लाख दे दिए थे, अब वो और पैसे नहीं देगा। ये कहकर मानिक उस औरत को कार से बाहर फेंक देता है और घर की तरफ जाने लगता है। तभी मोहन की पत्नी किसी को कॉल लगाती है और हम देखते हैं कि घर जाते वक्त मोहन पर कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं और मानिक भी उसके साथ मारपीट करने लग जाता है। तब तक मानिक का दोस्त युगेश वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देखकर ये गुंडे यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये लोग किस बात के लिए मानिक को ब्लैकमेल करके पैसे मांग रहे थे और मानिक ने ऐसा क्या गुनाह किया था, ये बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा। तो योगेश मानिक को उसके घर ले जाता है और मानिक फ्रेश होने अंदर चला जाता है और योगेश सोफे पर इंतजार करने लगता है। तभी वो आत्मा योगेश को अपना भयानक रूप दिखाती है और उस पर हमला करने जाती है, लेकिन योगेश किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और सीन यही कट हो जाता है। फिर हमें उस डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसको हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वो एक ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में होता है और जब वो ऑपरेशन करके जाने वाला होता है तो वो चेंजिंग रूम में बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल का टाइम खत्म होने के बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। उस डॉक्टर को रात को होश आता है और वो देखता है कि सवेरे से रात हो चुकी है और वो उस ऑपरेशन रूम में ही कैद हो चुका है। वो ये सब सोच ही रहा था कि कैसे वहाँ से निकले, तो तभी वो आत्मा वहाँ आ जाती है और उस पर हमला करके उसे बेरहमी से मार, और यहीं से उस आत्मा की आतंक की शुरुआत होती है। तभी डॉक्टर की डेथ की न्यूज सुनकर मानिक परेशान हो जाता है और अपने सवालों के जवाबात पाने के लिए इम्तियाज के पास जाता है ताकि वो जान सके कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है। इम्तियाज बताता है कि मानिक की बेटी को किसी आत्मा ने अपने काबू में कर रखा है, जिसकी वजह से अनीता अजीब बिहेव कर रही है। उसी दिन रात को अनीता, जिसके अंदर वो आत्मा है, देखती है कि ईशा के कातिल मोहन को जमानत मिल चुकी है। अब दूसरे ही दिन हम देखते हैं कि मोहन मानिक के घर चोरी छुप के आता है और मानिक पर हमला कर देता है और 25 लाख
रुपए मांगने लग जाता है और जब मानिक बैक फाइट करता है तो मोहन मानिक को जख्मी करके वहाँ से भाग जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो आत्मा मोहन पर रास्ते में ही हमला करके मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनीता में बसी वो आत्मा मानिक की शराब में जहर मिला देती है और उसी रात इन्वेस्टिगेट करने के लिए योगेश चुपके से मानिक के घर आ जाता है, जहाँ वो आत्मा योगेश पर हमला करके इस बार उसे बेरहमी से मारकर उसकी लाश को एक कमरे में बंद कर देती है, जिससे अनजान मानिक थोड़ा रिलैक्स होने के लिए ड्रिंक करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि इम्तियाज अपनी असिस्टेंट के साथ मानिक से मिलने वहाँ आ जाता है और घर के अंदर अपने पैर रखते ही इम्तियाज को उस आत्मा की तरफ से हमले की नेगेटिव वेव्स आती हैं और वो अपने असिस्टेंट को अनीता को देखने के लिए भेज देता है। खुद पूरे घर की छानबीन करने लग जाता है। उसे मानिक अपने कमरे में बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। ये देखकर इम्तियाज उसी वक्त एम्बुलेंस को कॉल मिला लेता है। दूसरी तरफ जब वो असिस्टेंट अनीता के कमरे में जाती है वो आत्मा उस पर हमला कर देती है और तभी इम्तियाज वहाँ आकर अनीता को पकड़ लेता है और अनीता बेहोश हो जाती है। फिर एम्बुलेंस आकर मानिक को हॉस्पिटल ले जाती है और इम्तियाज अब अनीता को कुर्सी के साथ बांधकर अयूजा बोर्ड की मदद से आत्मा से कम्युनिकेट करने लग जाता है। पहले वो आत्मा का नाम पूछता है और जैसा कि हमने अनुमान लगाया था वो आत्मा अपना नाम ईशा बताती है। फिर जब इम्तियाज उसे इस सब की वजह पूछता है तब हमें इस कहानी की असली कांड का पता चलता है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि ईशा मानिक के घर मोहन के साथ खाना पकाने का काम करती थी। एक दिन मानिक और उसका दोस्त योगेश मानिक के घर पर पार्टी कर रहे थे और नशे में उन्होंने ईशा के साथ बहुत गलत कर दिया था, जिसे ईशा सह नहीं पाई और वही मर गई, जिसे देख वो बहुत घबरा गए और मोहन को 5 लाख की लालच देकर ईशा की लाश ठिकाने लगाने का कह दिया। लेकिन जब मोहन ईशा की लाश को ठिकाने लगाने जा रहा था एक जंगली कुत्ता उस पर हमला कर देता है और वो ईशा की लाश को वहीं छोड़कर भाग गया। और जब मानिक और मुनेश को ये बात का पता चला तो पकड़े जाने के डर से उन्होंने मोहन को ये सब कुछ अपने ऊपर लेने का कहा और बदले में 10 लाख रुपया देने का वादा किया। पैसे की लालच में मोहन मान गया। फिर उन्होंने डॉक्टर को भी पैसे का लालच देकर झूठी रिपोर्ट बनवा ली कि ईशा के साथ कुछ गलत काम नहीं हुआ था और ये सिर्फ एक चोरी का मामला है, जैसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। लेकिन मोहन के मन में लालच जाग गई और मानिक को ब्लैकमेल करके 25 लाख रुपया मांगने लग गया और इस तरह पूरे कांड की शुरुआत हो जाती है। खैर अब ये सब देखकर इम्तियाज समझ जाता है कि ईशा की आत्मा उन सब से अपना बदला लेने आ चुकी है जो इस सारे कांड में शामिल हैं और उन्हीं सभी को एक एक करके मार रही है। सिर्फ मानिक बचा है। फिर इम्तियाज को योगेश की लाश भी मिल जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि इम्तियाज कमिश्नर को सारी बात बता देता है। जाहिर सी बात थी कि कमिश्नर यकीन नहीं करेगा। कमिश्नर कहता है कि भूत वाली बात पर यकीन करने के लिए उसे ठोस सबूत चाहिए होंगे, साबित करना मुश्किल था। फिर कमिश्नर बताता है कि मानिक और अनीता को एक ही हॉस्पिटल में रखा गया है। जानकर इम्तियाज उसी वक्त हॉस्पिटल के लिए चला जाता है ताकि वो ईशा को अनीता के इस शरीर में रहकर मानिक को ना मारे, क्योंकि अभी तक पुलिस को अनीता पर सिर्फ शक है। लेकिन अगर ईशा ने अनीता के शरीर में रहते हुए मार दिया तो सारा इल्जाम बेकसूर अनीता पर आ जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशा की आत्मा पहरे देते हुए सभी पुलिस और स्टाफ से लड़ते हुए मानिक तक पहुंच जाती है और अब मानिक भी उससे बचने के लिए भागने लगता है। गलती से एक खिड़की को तोड़कर नीचे गिरकर मारा जाता है और मानिक के मरते ही सब कुछ शांत हो जाता है। पुलिस इसे एक सुसाइड केस मान लेती है और अनीता बच जाती है और सुनीता आकर अनीता को अपने साथ ले जाती है और इस फिल्म का सीन भी यहीं कट हो जाता है। दोस्तों बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है।